था कि अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो उनके मैग्नीट्यूड्स जो हैं ये वेरी कर सकते हैं, डिस्पाइट कि उन वेक्टर्स के दरमियान में क्या एंगल है या उन दोनों वेक्टर्स की क्या डायरेक्शन है। बेसिकली एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स या एंगल ऑफ अ वेक्टर एक्चुअली उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा होता है कि वो वेक्टर किस तरफ के ऊपर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होंगे, मतलब मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि दोनों के दरमियान में एंगल 0 होगा, दोनों जो हैं पैरेलल हैं, तो उस केस में हम क्या देखेंगे कि उनका मैग्नीट्यूड जो है हमें मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन अगर यही दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे यानी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इनके दरमियान में एंगल 180 डिग्री का होगा, तो हमें इन दोनों का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड सबसे मिनिमम मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 0 पे मैक्सिमम और 180 पे मिनिमम। तो अगर हम 0 से एंगल बढ़ाते 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 180 तक जाएं अगर दो वेक्टर्स के दरमियान में, तो हमारे पास इन दोनों का मैग्नीट्यूड एंगल बढ़ाने की वजह से क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। So this is the basic rule we have to understand, and I think we should write it as well. कि if we increase the angle, स्क्रीन शेयर कर दें, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। जी जी मैं कर रहा हूँ, just write it down first. If we increase the angle between the two vectors from 0 to 180 degrees, if we increase the angle between the two vectors from 0 to 180 degrees, their resultant magnitude will Sir, can you repeat? If the angle between the two vectors is increased from 0 to 180 degree, their resultant magnitude will decrease. So your microphone is switched off. Sir, we cannot hear you. आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हेलो जी सर, आ रही है। जी जी सर। Yes, sir. म्यूट कौन कर देता है मुझे बार बार यार? अब मैं क्या बार बार पढ़ाते हुए बीच बीच में अपने आप को बार बार अनम्यूट करता रहूं मैं? सर म्यूट तो नहीं था, आपका माइक ऑन था लेकिन आवाज तो नहीं आ रही थी। पता नहीं यार किसी ने म्यूट किया हुआ था मुझे, अभी मैंने अनम्यूट किया अपने माइक को। नहीं सर, माइक ऑन था जब भी नहीं आ रही। सर आपका माइक ऑन था लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। जी सर। अच्छा खैर, तो when two vectors were having 90 degree angle between them, so we discussed that what was the resultant of these two vectors when the angle was 90? क्या था resultant आया हमारा? 8.6 न्यूटन। 8.6 या 8.7 न्यूटन? 8.6 8.6666 आया था ना आई थिंक। यस सर। अच्छा
अच्छा बच्चों, अगर तुम लोगों को याद हो, सर आप वो पॉइंट लिखा तो दे दें। कौन सा पॉइंट, कौन सा पॉइंट अहमद? कंप्लीट। बेटा मैं जो पॉइंट लिखवा रहा था वो मैं चलो फिर रिपीट कर देता हूँ। इफ द एंगल, हेलो जी क्या कह रहे हैं? हेलो हेलो जी जी सर बोले। आ रही है सर। आ रही है ना आवाज? जी कौन सा पॉइंट बेटा, ये तो बताओ ना मुझे, कौन सा पॉइंट रिपीट करूं? जो सर अभी आप लिखवा रहे थे। अच्छा भाई उर्दू में सुन लो, इसको खुद अंग्रेजी में लिख लो। अगर दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल 0 से 180 डिग्री तक बढ़ाया जाएगा तो उनका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। ठीक है, सिंपल। अगर दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल 0 से लेके 180 डिग्री तक बढ़ाया जाएगा तो एंगल बढ़ाने से उनका मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट का है वो क्या होना शुरू हो जाएगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको उर्दू में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, जिस तरीके से भी दिल चाहे लिख लो। अच्छा, वी हैव एडेड टू वेक्टर्स, जैसे कि वी हैव 7 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। हमने इन दो वेक्टर्स को किस रूल से ऐड किया था बच्चों? हेड टू टेल। हेड टू टेल रूल से। और फिर हमने जब इसका रिजल्टेंट बनाया था तो ये रिजल्टेंट हमारे पास आया है कितना? 8.67 या 8.7 या 8.66 न्यूटन के आसपास आया था। ओके, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना था जिसमें ये एंगल कितना था बच्चों? कितना एंगल था? 90 डिग्री था। अच्छा, ये एंगल क्या आप लोग निकाल सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा? जी सर। अच्छा, पहली बात तो मुझे बात ये बताइए कि ये जो दो वेक्टर्स हैं जिसमें एक 7 न्यूटन है और एक 5 न्यूटन है, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये यूं है, ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट। इस पे एग्री करते हैं सारे? यस। अच्छा, ये मुझे बताओ कि ये वाला R क्या 5 के ज्यादा करीब होगा या 7 के ज्यादा करीब होगा या दोनों के बिल्कुल मिड में होगा? सर ये तो एंगल बताएगा। ये तो एंगल 7 के करीब होगा ना। बिल्कुल सही है। जिन्होंने मैथ्स थोड़ी बहुत पढ़ी है उनको ये आइडिया जरूर होगा कि ये वाला R 7 के ज्यादा क्लोजर होगा। जी। ठीक है, और अगर इसी वेक्टर को मैं ऐसे बनाऊं कि हमारे पास नीचे वाला वेक्टर जो है वो 5 हो जाए और ऊपर वाला 7 हो जाए। अच्छा, इस केस में भी रिजल्टेंट बेटा आपके पास 8.66 ही आएगा। ठीक है, इस केस में भी रिजल्टेंट आपके पास सेम ही आएगा। ठीक है ना, लेकिन इस केस में जो R है वो ज्यादा क्लोज किसकी तरफ चला जाएगा? 7 न्यूटन की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा क्लोजर होता है किसकी तरफ? बड़े वेक्टर की तरफ, और छोटे वेक्टर से हमेशा दूर होता है। ठीक है, लेकिन लेट्स से अगर मैं तुम लोगों से एक सवाल करूं कि अगर ये दोनों वेक्टर्स इक्वल होते हैं, दोनों सेम होते हैं, लेट्स से ये भी 5 न्यूटन होता और ये भी 5 न्यूटन होता, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ होता? बिल्कुल बीच में। बिल्कुल बीच में। मीटर में। बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि ये एंगल क्या होता? 45। ठीक है, अच्छा अब इस वाले पहले वाले केस में मैं कह रहा हूँ कि ये 7 के करीब है, तो इसका मतलब है कि इसका एंगल जो होगा वो लेस देन 45 डिग्री। 45। लेस देन 45। जी कुछ कह रही हैं अमन बेटे आप? नहीं सर, यही कह रही थी मैं। बिल्कुल सही कह रही थी। और अगर बेटा मैं इस वाले का बोलूं तो इस वाले का एंगल जो होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन 45 होगा, है ना? यस। यानी जो मैंने ये वाली डायग्राम बनाई हुई है, ये वाली डायग्राम पहले केस से मिलती जुलती है या दूसरे केस से मिलती जुलती है? क्या ये पहला केस है या ये दूसरा केस है? ये जो मैंने लिख नीचे बनाया है दूसरा केस। पहला केस है। पहला फर्स्ट। हॉरिजॉन्टल वाला 7 है और वर्टिकल वाला 5 है ना बेटे? ओके। अच्छा, तो इसका मतलब है कि इसका एंगल लाजमी 45 डिग्री से कम आना चाहिए। तो लेट्स फाइंड आउट दैट एंगल। हमें पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस होते हैं, प्रूव होते हैं, जिसमें हमें एक पता है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, या हम इसको क्या बोलते हैं? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट भी बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज होता है ना? हाइपोटेन्यूज होता है, बिल्कुल सही। ठीक है,
एक्चुअली आई एम नॉट एट होम राइट नाउ और मैं मेंटली भी अपनी जगह पे नहीं हूँ ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस cos थीटा जो है वो बराबर होता है करली ब्राउन हेयर तो दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस ठीक है। और टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के विच इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ठीक है जी। तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगा के यहाँ पे इस एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं टेंजेंट वाला इस्तेमाल करूं तो टेंजेंट होगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बाय द वे दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर ठीक है। तो अगर हम इसको इस रेशियो में लगा दें तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस और इसका हमें क्या लेना होगा tan इनवर्स। सो थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज 5 एंड बेस इज 7 और tan इनवर्स। तो अगर मैं इसका वैल्यू निकालूं तो मेरे पास आ रही है 35.5। बट डू रिमेंबर दैट एंगल को कभी भी पॉइंट्स में मत लिखिएगा, एंगल्स को हमेशा होल नंबर की फॉर्म में फिजिक्स में लिखा जाता है। सो व्हाट वी विल राइट इट एज 36 डिग्रीज ओके ठीक है भाई। एनी क्वेश्चंस इन दैट? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? जी नहीं सर। ठीक है तो आई थिंक ये सबको क्लियर है। मिसबा, आमना, बेटा किसी को कोई सवाल करना है इसमें? सारिम, ईमान? एक मिनट सर, कॉपी कर लें सर। हाँ कॉपी आप आराम से कर लें और कोई क्वेश्चन भी पूछना है तो पूछ लें। सर क्लियर है। क्लियर है? दैट्स वेरी सिंपल ठीक है। सर तो एक चीज जी हामिद बोले। कल आपने एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल का निकालने को कहा था, वो थोड़ा समझ नहीं आया कि कैसे मैं निकालें। अभी करा रहा हूँ बच्चे, एक मिनट अभी करा रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र करें बस। 2 मिनट रुक जाए, कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी हो जाए बच्चों बता दीजिएगा फिर मैं आगे चलूंगा। साइन कॉस टैन तीनों से निकाले जा सकते, हाँ तीनों से निकाला जा सकता है सारे, तीनों से हम निकाल सकते हैं। वैल्यू तकरीबन सेम आएगी, पॉइंट्स का डेसिमल का थोड़ा सा 19-20 फर्क आएगा। तो आगे चलें। हो गया कॉपी सबका? जी सर। अच्छा मुझे सेकंड केस करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है आप लोगों को, ये खुद से करके प्रूफ कर लेंगे कि इसका एंगल 45 से बड़ा आएगा। जी ये वाले केस की बात नहीं सर, हो जाएगा ना? हो जाएगा। तो इसको जी। तो फिर आप लोग का होमवर्क ये है कि इसको होमवर्क में प्रूफ कीजिएगा ठीक है कि ये आपके पास 45 से बड़ा एंगल आएगा ठीक है। अच्छा अब मैं दोबारा से वो चीजें लिखता हूँ। यहाँ पे हमने 2 वेक्टर्स लिए थे 5 और न्यूटन और 7 न्यूटन के ठीक है। हमने जब इनके दरमियान में एंगल थीटा 0 रखा तो हमें रिजल्टेंट कितना मिला 12 ठीक है, 12 न्यूटन का मिला। फिर जब हमने इनके दरमियान में थीटा 90 रखा तो हमें रिजल्टेंट कितना मिला 8.7 ठीक है, यानी कम हुआ। और उसके बाद जब हमने थीटा इसका 180 रखा तो हमें रिजल्टेंट कितना मिला 2 न्यूटन मिला। यही मिला हमें रिजल्टेंट, सही है ना? अच्छा लेट्स से अब अगर मैं 2 वेक्टर्स के दरमियान में एक्यूट एंगल रखता हूँ, एक्यूट एंगल का मतलब ये है कि लेट्स से ये एक बॉक्स है जो एक फ्लोर पे पड़ा हुआ है। एज्यूम कर लें कि ये एक बॉक्स है जो फ्लोर पे पड़ा हुआ है। इस बॉक्स के ऊपर एक आदमी यहाँ से फोर्स लगाता है 7 न्यूटन की और एक और रस्सी बांध के हम यहाँ से इस पे एक फोर्स लगाते हैं 5 न्यूटन ठीक है। तो क्या ये एंगल दिखने में 90 से इन दोनों के दरमियान में 90 से छोटा एंगल है या बड़ा एंगल है? छोटा एंगल है। लेट्स से दिस एंगल इज, एज्यूम कर लेते हैं दिस एंगल इज हाउ मच, कितना एंगल है 30 डिग्रीज ओके। आमिर ठीक है? यस सर।
अच्छा, अब हमें काम करते हैं जी बोलो बोलो। सर ये हमें देख के अंदाजा लगा है ना कि ये थर्ड हाँ, यानी देख के इससे कम है 45 से, ठीक है। ठीक है, अच्छा 45 भी ले सकते हो, कोई वो नहीं है अहमद, लेकिन हमें बस रखना किससे कम है, 90 डिग्री से कम रखना है, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है। लेट्स नेम दीज टू वेक्टर्स। इसको हम ए कह देते हैं और इसको हम क्या बोल देते हैं, बी। और हमें इनको ऐड करना है ए और बी को। तो ए और बी को ऐड करने के लिए कौन सा रूल यूज किया जाएगा अगेन, हेड टू टेल रूल। परपेंडिकुलर रूल नहीं होगा एमन इस दफा। ये कौन था, किस बच्ची की आवाज थी है? हाजरा 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 बेटे, ठीक है बेटे। हाजरा इस दफा परपेंडिकुलर वाला नहीं लगेगा, इस दफा हेड टू टेल रूल लगेगा और हम लोगों के पास कोसाइन लॉ इसमें अप्लाई होगा, ठीक है। ये किस तरीके से, हाजरा बेटा मुझे बताओ कि इन दोनों में से कोई भी एक वेक्टर मुझे पहले बनाना है। पहले मैं ए बनाऊं या बी बनाऊं? ए बना लेते हैं, ठीक है, चलो ए बना लेते हैं। ए हॉरिजॉन्टल है ऐसे, है ना, ये ए है, कितनी है इसकी लेंथ, 7 न्यूटन का है, ये इसका हेड है और ये इसकी टेल है। हाजरा मुझे दूसरा एंगल, अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ हाजरा, ये जो बी है, अगर मैं यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं ये ब्लू कलर से, ये देख रही हो, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ये वेक्टर बी कितने एंगल पे है? 180 minus 30 160 50। बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन से सीधा सीधा ये एंगल कितना है? 180। 30। अच्छा बेटा ये अच्छा मुझे लगा हाँ, हाजरा और बाकी तमाम बच्चों एक चीज हमेशा पक्की याद रखना, ठीक है। हम लोग, आप लोगों ने ओ लेवल्स में मैथ्स में बेरिंग पढ़ा था? यस सर। बेरिंग बिल्कुल बकवास चीज थी, उसको क्लास से बाहर छोड़ के आइएगा फिजिक्स की क्लास के अंदर। कभी भी एंगल बेरिंग से मेजर नहीं होंगे, कभी जिंदगी में आगे जाके मेजर नहीं होंगे। मुझे ये समझ नहीं आता वो चैप्टर क्यों डाला हुआ है इन्होंने उसमें। अब ये बताओ एड मैथ्स वाले बच्चे कौन कौन है? है सर। यस सर। एड मैथ्स में एंगल तुम लोगों ने पढ़ा है किस तरीके से मेजर होता है? एड मैथ्स में एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से स्टार्ट होता है और हमेशा कैसे चलता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज। ये सही राइट रूल टू है। लेफ्ट। जी जी। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये सही रूल है एंगल को मेजर करने का। समझ में आ रही है बात? तो फिजिक्स में भी यही रूल लगेगा। एंगल हमेशा मेजर करना कैसे होगा हाजरा? राइट साइड से। और हमेशा हम इसको कैसे चलाएंगे, कैसे पढ़ेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज पढ़ेंगे। तो ये देखो मैंने तुम्हारी आसानी के लिए एरो भी बना दिया है। तो ये एंगल जब बन रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने जो ब्लू बनाई है उससे कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। एग्रीड? अच्छा एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। अच्छा अब मुझे अपना बी पहले वेक्टर के हेड से जोड़ना है, लेकिन एक शर्त ये भी है कि वो वेक्टर बी मेरा 30 डिग्री पे होना चाहिए। तो मैं अपने बी वेक्टर को क्या यूं बना दूं, क्योंकि ये एंगल कितना है? 30। सही बनाइए बिल्कुल। क्या दोनों वेक्टर्स का पहले वाले का हेड लाल वाले का हेड ग्रीन वाले के टेल से जुड़ गया या नहीं जुड़ गया? जुड़ गया। ठीक है, अब हमें रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट के लिए बच्चे क्या करते थे? पहले की टेल को दूसरे के हेड से एक सीधी लाइन से जोड़ते थे। ठीक है, जब हम सीधी लाइन से जोड़ते थे तो ये हमारा रिजल्टेंट होता था। अब क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है या ये एक सिंपल ट्राइंगल है? सिंपल ट्राइंगल। सिंपल ट्राइंगल। सिंपल ट्राइंगल के अंदर हम लोग या तो साइन लॉ लगाते हैं या कोसाइन लॉ लगाते हैं, है ना जी? यस। अच्छा जब हम कोसाइन लॉ लगाते हैं बच्चों, तो कोसाइन लॉ में हम ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल लेते हैं या ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल लेते हैं? अंदर वाला। अंदर वाला एंगल लेंगे, यानी हम ये 30 का एंगल नहीं लेंगे, हम कोसाइन लॉ में ये 150 का लेंगे। हम 150 लेंगे। हाँ 150 का एंगल लेंगे। ठीक है, अब हम इस पे कोसाइन लॉ लगाते हैं। कोसाइन लॉ के मुताबिक r जो होगा बराबर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab
कोसाइन थीटा, और जो थीटा यहाँ पे लिया जाएगा वो कितना लिया जाएगा, नॉट 30 डिग्री बल्कि 150 डिग्री, और इस सब का हम क्या ले लेंगे, अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, पहले इसको सॉल्व करने से पहले ही मुझे एक बात बता दो, क्या इसका आंसर 8.7 से ज्यादा आएगा या कम आएगा? ज्यादा। ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि 90 से एंगल छोटा है। एग्री करते हैं इस पे सब? Yes. ठीक है, तो लेट्स डू दैट। अब करके देख लेते हैं इसको। ए का हमारे पास वैल्यू है 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 7। इसका 11.6 आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, 11.6 आ रहा है, 2 5 और कोसाइन 150। ठीक है जी, और जब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आ रही है, 11.6। 5 के बाद भी कुछ होगा सिग्निफिकेंट फिगर हामिद? सिर्फ 11.46 है, मैंने पूरी इक्वेशन डाल दी। अच्छा 46 है। अगर तुमने पूरी कैलकुलेटर में डाल के, चलो यार बस ठीक है ना, इतने क्यों लड़ाई कर रहे हो, 11.5 कर लो ना, बस छोड़ दो उसको। ठीक है, 11.6 आ रही है। अच्छा आपका चले, आप 11.6 लीजिए, ठीक है, कोई मसला नहीं। एक पॉइंट पे मैं नंबर नहीं काटूंगा, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या रिजल्टेंट आ रहा है मेरे पास, 11.5 या 11.6, जो कि 8 से बड़ा है लेकिन 12 से छोटा है ना? जी। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक छोटा सा एडिशनल ज्ञान दे रहा हूँ, एडिशनल ज्ञान है ये, ठीक है। अगर किसी को ना भी समझ में आए तो परेशान मत होइएगा। अगर किसी बच्चे का दिल चाह रहा है कि सर मैं 150 वाला एंगल मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तो 30 डिग्री वाला एंगल लगाऊंगा, तो वो बच्चा क्या करेगा? तो उसका आंसर ये है कि अगर आप उस बच्चे का दिल चाह रहा है 30 डिग्री का एंगल लगाने का, तो वो फॉर्मूला लगाएगा R इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोसाइन 30। तो वो माइनस की जगह क्या लगाएगा फिर? हेलो, आवाज आ रही है? 10 लगाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको इस इक्वेशन में भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल के देखें तो आप देखिएगा कि आपके पास आंसर क्या आएगा, 11.6 मतलब 11.5। अच्छा ठीक है, 11.6। ठीक है, आंसर सेम आएगा आपके पास। ठीक है, आंसर क्या ही आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। ठीक है जी, इसमें किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? नो सर। मेरे ख्याल में कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए आप कोसाइन रूल पे स्टिक करके रहें, ठीक है। लेकिन आपको जिस दिन लगे कि मैं कोसाइन रूल का बिल्कुल चैंपियन हो चुका हूं और अब मैं तो कोई भी एंगल दे तो मैं कर लूंगा, तो वो फिर इस वाले की तरफ आए, क्योंकि अगर हल्की फुल्की सी भी गड़बड़ हो गई आपकी एंगल की, तो उसकी वजह से आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सर इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं? इस फॉर्मूले को भी बेसिकली देखो, ये मैथमेटिकल जगलरी है एक तरीके की, दिस इज अ मैथमेटिकल जगलरी। मजे की बात ये है कि cos 30 की और cos 150 की वैल्यू सेम होती है, लेकिन cos 30 की वैल्यू प्लस में होती है और cos 150 की वैल्यू माइनस में होती है। आप कैलकुलेटर में पंच करके देखिए, cos 150 निकालें, cos 150 की वैल्यू माइनस में आ रही है कि नहीं आ रही है? जी हामिद, जी आ रही है। और cos 30 की वैल्यू निकाले, वो प्लस में भी वही वैल्यू आएगी जो cos 150 की आ रही है। यस सर। एक्चुअली में दिस इज सिंपली अ मैथमेटिकल जगलरी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये तुम अभी जब P3 पढ़ोगे ना, जब P3 जब A2 का मैथ्स पढ़ोगे तो उसमें इस वाली इक्वेशन को ड्राइव भी करोगे, इस वाली ये वाली इक्वेशन पढ़ोगे तो, लेकिन P3 में। सर ऊपर करिएगा, थोड़ा सा कॉपी करना है।
जी हो गया कॉपी बच्चों? यस सर। किसी एक बच्चे मिनट को क्या? हाँ अच्छा जी। अच्छा ये तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, लेकिन अगर हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितने एंगल पे है, ये हम कैसे फाइंड करेंगे? जी सवाल रिपीट कीजिए। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में ये जो रिजल्टेंट आ, हाँ बोलो। साइन रूल से कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो, साइन रूल से, वेरी गुड। हम ये चाह रहे हैं बेटा कि ये जो रिजल्टेंट आया है, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस बन रहा है मेरे पास, ये देख रहे हो ब्लैक लाइन जो मैं खींच रहा हूँ, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मेरा ये आर वाला वेक्टर कितने एंगल पे है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि काउंटर क्लॉकवाइज एंगल पढ़ना है हमेशा, तो ये बताओ कि ये काउंटर क्लॉकवाइज में कितने एंगल पे है, तो मुझे अभी ये निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, साइन रूल। क्योंकि जब हमें ट्राइंगल की तीनों साइडें पता चल चुकी होती हैं तो हम बड़ी इजीली साइन रूल लगाते हैं, लेकिन अगर हमें ट्राइंगल की दो साइड्स और एक एंगल पता हो तो फिर हमें कोसाइन रूल लगाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अब हमें तीनों साइडें पता चल गई हैं, आर भी पता चल गया है, कितना आया है 11.5 है ना, तो ट्राइंगल की हमें तीनों साइडें पता है, तो अब हम इजीली इस पे साइन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? ईमान बेटे कोई क्वेश्चन है? सर साइन रूल तो जब लगता है ना जब दो साइड और एक एंगल दिया हो। बेटा वो कोसाइन रूल होता है, कोसाइन यानी कॉस रूल जिसको आप बोलते हैं, एक्चुअली में ये कोसाइन रूल होता है। नहीं साइन रूल वो नहीं होता, मतलब आपने ऊपर एंगल लिखा और नीचे साइड लिख दिया हाँ अपॉन तो में उसके डिवाइड। लिए आपको बेटा या तो तीनों एंगल चाहिए होते हैं या तीनों साइड चाहिए होती हैं, उसके बगैर नहीं लग सकता। ठीक है, अच्छा जी, तो लेट्स राइट डाउन द साइन रूल। लेट्स से, अच्छा साइन रूल में क्या होता है, मैं इस वेक्टर, इस ट्राइंगल को दोबारा से बड़ा करके बनाता हूँ। ये मेरा पहला वेक्टर था, ये मेरा दूसरा वेक्टर था, ये मेरा रिजल्टेंट है, ये ट्राइंगल है, इसके अंदर का एंगल कितना है 150 डिग्री। ठीक है, हाँ 150 डिग्री है। दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज आर। लेट्स कॉल दिस एंगल अल्फा एंड दिस एंगल एज बीटा। इसको हम अल्फा और बीटा कह देते हैं, और ये तो 150 है। तो हमें एक्चुअली में कौन सा एंगल निकालना है, क्या हमें बीटा निकालना है या हमें अल्फा निकालना है? अल्फा। अल्फा निकालना है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि r अपॉन साइन 150 है ना, इज इक्वल्स टू a के सामने एंगल कौन सा है, बीटा, तो हम कहेंगे a अपॉन साइन बीटा, और ये हो जाएगा b अपॉन साइन अल्फा। ठीक है जी, ये तो सबको लगाना आता है ना कोसाइन साइन रूल। इस साइड के ये वाला एंगल लिया जाएगा और इस साइड के ये सामने वाला एंगल और इस साइड के ये सामने वाला एंगल। ठीक है, ओके। तो जब दो साइड्स और दो एंगल होते हैं तो साइन रूल लगता है जी, तब भी लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, लेकिन दो साइड्स और दो एंगल होने चाहिए शुजा। ठीक है, एक एंगल ना हो अगर दो साइडों के साथ, तब साइन रूल नहीं लग सकता। अच्छा, अब हम लोग साइन रूल का ये वाला हिस्सा इस्तेमाल कर लेते हैं और हमें ये वाला हिस्सा इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये बीटा हमें नहीं चाहिए। तो हम ये कर लेते हैं कि आर कितना आया था 11.5 डिवाइडेड बाय साइन 150 इज इक्वल्स टू बी हमारा कितना था 5 अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, तो अब आप इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी हो जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 5 इंटू साइन 150 डिवाइडेड बाय 11.5। ये जो भी आंसर निकलेगा उसका आपने क्या लेना होगा, साइन इनवर्स लेना होगा, और ये एंगल काफी छोटा एंगल आएगा, 30 डिग्री से कम एंगल होगा। सर 12.44 आ रहा है। कितना आ रहा है 12.44। ठीक है, तो इसको हम 12 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है,
ठीक है 12.5 12.4 इतना इसके आसपास आ रहे हैं। ठीक है जी। रूल एक याद रखिएगा, हमारा एंगल ओरिजिनल कितना था, कितना एंगल था ये ओरिजिनल 30, तो ये एंगल इस एंगल से कितना आएगा, इससे छोटा आना चाहिए। अगर इससे बड़ा एंगल निकाला तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ कर दी है। ठीक है, किसी को कोई सवाल पूछना है इसमें, ये सबको सब क्लियर हो गया? सर आंसर 12.55 आ। अच्छा चले यार, मैं आप लोगों का मसला ही हल कर देता हूँ, मैं इसको 12.5 लिख देता हूँ। ठीक है, सही है। कोई क्वेश्चन? सर इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे? कर ले सर यार, इसको राउंड ऑफ करेंगे ये जो हाँ कर। की वैल्यू आई। अगर 12.5 है बच्चों तो इसको राउंड ऑफ करेंगे, हम इसको राउंड ऑफ करके कितना लिखेंगे 13, और अगर 12.44 है तो हम इसको राउंड ऑफ करके कितना लिखेंगे 12। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। पास पेपर का सवाल करेंगे? है भाई, करवाऊं पास पेपर का सवाल? जी 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 सर का। चलो एक पास पेपर का क्वेश्चन करते हैं, लेट्स डू इट। सिंपल से एक सवाल से स्टार्ट करते हैं। जी, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? जी सर दिख रहा है। ये रेफरेंस इस सवाल का है, दिस इज अक्टूबर नवंबर 2011 पेपर 23। ओके, पेपर 23। अच्छा नहीं, ये तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं करें, ये तो अभी नहीं किए कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ये क्वेश्चन करें। ठीक है, दिस वन दैट इज मई जून 2004। ठीक है, 2004 का सवाल है। चलिए स्टार्ट कर रहा है। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर, बताइए। Scalar have direction, vector have not. Vector have direction, scalar don't have direction. बिल्कुल सही है, स्केलर की डायरेक्शन नहीं होती है, वेक्टर की डायरेक्शन होती है। अच्छा जी, उसके बाद क्या कह रहा है? द टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 6 and 8 न्यूटन एक्ट्स एट अ पॉइंट P। ठीक है, बोथ फोर्सेस एक्ट अवे फ्रॉम पॉइंट P। दोनों फोर्सेस जो है वो P पॉइंट से अवे जा रही हैं, यानी बाहर की तरफ एक्ट कर रही है, और दोनों के दरमियान में एंगल कितना गिवन है हमें 40 डिग्री। Figure 1.41 show the lines at angle 40 degree to another. Draw a vector diagram to determine the magnitude of the resultant. बेटा ये दोनों वेक्टर्स जो हैं, इन दोनों का सिंपली आपको रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालना है इस क्वेश्चन में। लेकिन आप लोग सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकालिएगा, बल्कि साथ साथ इसकी क्या भी निकालिएगा, डायरेक्शन भी निकालिएगा। ठीक है, यानी दो वेक्टर्स हैं आपके पास, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 6 और 8 न्यूटन। ठीक है, पैरेललोग्राम भी रूल, देखो पैरेललोग्राम रूल ना करो इसमें। ठीक है, हम लोगों ने अब क्या पढ़ा है, हेड टू टेल रूल पढ़ा है, और हेड टू टेल रूल से शुजा हम लोग डायरेक्ट इस पे कौन सा रूल लगाएंगे, कोसाइन रूल लगाएंगे। ठीक है, और कोसाइन रूल लगा के हम डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लेंगे, और फिर साइन रूल लगा के इसका एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको करके बताओ। अच्छा ये बताओ मुझे कि जब कोसाइन रूल लगाओगे तो एंगल कितना लोगे? दोनों के 140 का एंगल लिया जाएगा। ठीक है, और अगर किसी ने 40 लेना है तो फिर वो जो मैंने बताया ना, प्लस लगा लेना बीच में, तो फिर उससे आंसर सही आ जाएगा। ठीक है जी, हाजरा आप इसका आंसर बताएंगे क्या आएगा? जी क्या आंसर आया भाई इसका? सर 13.17। 13.17, ठीक है, बिल्कुल सही है। 13.17 राउंड ऑफ करके हम 13.2 लिख सकते हैं। गुड। बेटा एंगल बताओ कितना आ रहा है इसका?
हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स को ऐसे ऐड कर देंगे, ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। दिस इज 40 डिग्री, तो ये अंदर होगा 140 डिग्री, और इसमें से आपकी मर्जी, आप किसी को भी, लेट्स से दिस इज 6, दिस इज 8, ओके। और ये हमारे पास कोसाइन रूल से सॉल्व होके 13.2 आ रहा है। 13.2 आ रहा है। ठीक है, अब मुझे ये एंगल चाहिए, दिस एंगल इज रिक्वायर्ड। ये एंगल कितना है? 40 से छोटा आएगा जो भी आएगा आंसर। सर कौन सा वेक्टर 6 है और कौन सा 8 है वो हम खुद अज्यूम कर सकते हैं? अज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल बेटा, आपकी मर्जी है। उसने कुछ वो नहीं कहा कि जी हॉरिजॉन्टल वाला 6 है और 8 जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में। आंसर सेम आएगा लेकिन। जी क्या एंगल आ रहा है बच्चों? एंगल आ रहा है सर मैंने 20 13.117 वाली वैल्यू ली थी, उससे 17.028 आ रहा है। अच्छा, ये बच्चे लड़के बता रहे हैं कि 23 का एंगल आ रहा है। हाँ सर 23 आ रहा है, 22.92 आ रहा है, तो उसको राउंड ऑफ करके 23 कर देंगे। अच्छा, मे बी तुमने जो है बेटा 8 वाला वेक्टर नीचे ले लिया और 6 वाला वेक्टर ऊपर ले लिया, और इस वजह से तुम्हारा एंगल थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। शायद से यहाँ पे गलती हुई है, देखती हूँ आपसे। तुम देखो, तुमने हॉरिजॉन्टल वेक्टर कौन सा लिया है? 6 लिया है या 8 लिया है? 6 लिया था, ऊपर 8 लिया था। मैं रीचेक कर देती हूँ। हाँ, रीचेक कर लो बेटा उसको। 23 आ रहा है सर। सर 23 आ रहा है। ठीक है, 23 का एंगल आ रहा है। लेट्स गो बैक टू आवर ओरिजिनल स्लाइड। फिर से दोबारा, 23 आ रहा है। ठीक है, फिर से एक दफा दोबारा से लिखते हैं। जब दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल 0 रखा, आंसर कितना आया? 12 न्यूटन। जब दो वेक्टर्स के दरमियान में हमने एंगल 30 रखा, तो आंसर कितना आया? 11.5 आया। जब दो वेक्टर्स के दरमियान में हमने एंगल 90 रखा, आंसर कितना आया? 8.7 या 8.66। फिर एक लाइन में छोड़ रहा हूं यहाँ पे अभी, और फिर हमने जब दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल 180 डिग्री रखा, तो हमें आंसर कितना मिला? 2 न्यूटन्स। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मैं तुम लोगों से कहूं कि इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके 10 न्यूटन का आंसर निकालो, तो क्या पॉसिबल है? निकल सकता है जी? 5 और 7 न्यूटन को ऐड करके क्या 10 न्यूटन का आंसर निकल सकता है? सर अगर 80 जी सर। जी एंगल चेंज करेंगे। हाँ, एंगल चेंज करते रहेंगे। एक एंगल हमें ऐसा मिलेगा जिसके ऊपर जो है वो क्या नाम है उसका, आपको जो है 11 मिल जाएगा, उसमें 10 नहीं 5 + 7 11। ये कौन है 5 + 7 11? सुजा? सर मैं कह रहा हूँ जैसे वो रेंज लेंगे ना, मतलब माइनस करेंगे, हाँ। मैक्स लेंगे और मिनिमम लेंगे, तो 10 आएगा उन दोनों वैल्यूज के बीच में। अच्छा, सही कह रहे हो बिल्कुल। अच्छा, तुम लोगों को पता है कि एक दफा इसने बहुत पहले, ये शायद पास पेपर में नहीं मिलेगा सवाल, ये मैं काफी पुराने पास पेपर की बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल है 2001 से पहले की भी बात कर रहा हूँ। उसने 2001 से पहले एक सवाल दिया था। उसने कहा था कि दो वेक्टर्स को ऐड किया, ऐसे ऐड कीजिए। अच्छा, उसने एक सवाल दिया था कि 5 और 7 न्यूटन को ऐड कीजिए, और ऐसे ऐड कीजिए कि इसका आंसर 7 न्यूटन आए। यानी आपने वो एंगल फाइंड आउट करना है
जिस एंगल पे इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना आएगा? सर एंगल 45 नहीं होगा मेरे ख्याल से। नहीं नहीं 45 नहीं होगा एक्चुअली में। तुम कोसाइन रूल लगाओगे इसके अंदर, r की जगह क्या रखोगे 7, a की जगह क्या रखोगे 5, b की जगह रखोगे 7 -2 5 7 और कोसाइन थीटा। लेकिन थीटा की तुम्हें वैल्यू इस दफा नहीं पता होगी और इस दफा तुम थीटा की वैल्यू निकालोगे। सर समझ हम रहे हो लोग बात? रिजल्टेंट पे 10 रखेंगे। नहीं नहीं बेटा, अच्छा ये इस 10 वाले के लिए नहीं, मैं वो पास पेपर का सवाल डिस्कस कर रहा था अभी कि एक दफा ऐसा सवाल भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 5 और 7 न्यूटन्स को हमने ऐड किया है और उसका रिजल्टेंट हमें 7 मिल रहा है, तो किस एंगल के ऊपर हमें इनका रिजल्टेंट 7 न्यूटन मिलेगा? सही है, कर लेंगे ये क्वेश्चन आप लोग? जी जी सर। यस सर, यस सर। ये एक आप लोगों का होमवर्क है। अच्छा, जो भी आप लोग होमवर्क करेंगे उस होमवर्क को आप लोग, मैं अभी तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे ही पिक्चर खींच के भेज दीजिएगा, लेकिन अभी मैं गूगल क्लासरूम के ऊपर आप लोगों की एक वो बनाऊंगा। नेक्स्ट टाइम से जो भी होमवर्क होगा वो आप गूगल क्लासरूम पे अपलोड करेंगे ताकि मैं उसकी मार्किंग भी करूँ वहाँ पे, ठीक है? अच्छा जी, एक ये होमवर्क है आपका। दूसरा आपका एक और होमवर्क है, इसमें कौन सी वाली चीज मिसिंग है? ये कौन सा एंगल था? एक्यूट। कौन सा एंगल रह गया? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज। तो मैं ऑब्ट्यूज एंगल आप लोगों को दे रहा हूँ। लेट्स से ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन। हमारे पास एक बॉक्स के ऊपर दो वेक्टर्स लग रहे हैं 7 न्यूटन और 5 न्यूटन के, ऐसे बीच में 90 डिग्री है, तो पक्का इन दोनों के दरमियान में एंगल जो है वो 90 से बड़ा होगा, ऑब्ट्यूज होगा। लेट्स से दिस एंगल इज हाउ मच? कितना एंगल है ये? 120। ठीक है, तो इसका मुझे रिजल्टेंट चाहिए। अच्छा, इसकी वेक्टर डायग्राम बनाने में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, अक्सर बच्चे इसकी वेक्टर डायग्राम बनाते हुए घबरा जाते हैं। तो मैं एक काम ये कर देता हूँ कि मैं आपको एटलीस्ट इसकी वेक्टर डायग्राम बना के दे देता हूँ, ठीक है जी? अहमद साहब, यस सर। अहमद पहले ए वेक्टर बना ले, ये ए वेक्टर बन जाएगा हमारा पहले, ठीक है? 7 न्यूटन। अच्छा, बी वेक्टर हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने एंगल पे है? मतलब 60 इसलिए बनेगा 60 एंटी क्लॉकवाइज पे, हाँ 60 पे है, लेकिन एंगल एंटी क्लॉकवाइज जाएगा ना, मतलब ये वाला वेक्टर मुझे यूं बनाना पड़ेगा, ऐसे, है ना? और ये बाहर वाला एंगल कितना होगा? 120 और ये 120 अंदर का एंगल कितना हो जाएगा? 60 और ये मेरा क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट। तो ये इसके ट्राइंगल का शेप होगा, ठीक है? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? नो। ये 120 No, sir. बाहर की तरफ क्यों आया? सर रिजल्टेंट में कम होगा। हाँ, रिजल्टेंट कम होगा ना, 90 वाले से बड़ा एंगल है तो 90 से कम रिजल्टेंट होगा ना। जी बेटा, कौन पूछ रहा था 120 बाहर कैसे आया? मैं। जी बेटा, बी वाला वेक्टर देखो ना, बी वाले वेक्टर को ये देखो, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, रुको मैं कलर चेंज करता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ग्रीन वाली हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने एंगल पे है ये? 120। तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई दोबारा, और हॉरिजॉन्टल लाइन से बी बनाना है तो बी 120 डिग्री पे यूं ही बनेगा ना। ओके, सही आ गया। ठीक है, तो मुझे पता है इस ट्रायंगल को बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ होती है, तो इसलिए मैंने बना दिया। अब आप लोग इसका होमवर्क में मुझे इसका रिजल्टेंट भी भेजेंगे और इसका क्या भी भेजेंगे, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज आल्सो रिक्वायर्ड। ओके जी सर। ठीक है जी, कॉपी करने दें। करें। जी बच्चों, किसी को भी क्वेश्चन पूछना है, कोई चीज समझ में नहीं आई तो प्लीज पूछ लीजिए। सर आपने एक बात बताई थी बिल्कुल शुरू में कि एंगल इंक्रीज होता है तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता है,
बिल्कुल सही वो बेटे। वाली बात दोबारा रिपीट कर दे, मैंने लेट ज्वाइन किया था। हमारा नाम क्या है? फहमीना। अमीना बेटा इधर देखो, इधर आओ। इन दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल 0 था, कितना मैग्नीट्यूड मिला रिजल्टेंट का? 12 फिर हमने एंगल थोड़ा सा बढ़ाया, 30 किया, रिजल्टेंट को क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हो गया। एंगल थोड़ा सा और बढ़ाया, मैग्नीट्यूड और क्या हो गया? डिक्रीज। फिर हमने एंगल, अभी एक मिस हुआ हुआ है बीच में, वो भी आप कर लेंगी। फिर हमने और एंगल बढ़ा के कितना कर दिया? 180 तो मैग्नीट्यूड और ज्यादा क्या हो गया? डिक्रीज। क्या कंक्लूजन कर सकती है? एंगल इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। सिंपल यही बात बोली थी मैंने। सही है, थैंक यू। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कितना मिल सकता है तमीना? 12। और मिनिमम कितना मिल सकता है? 2। इस रेंज से बाहर नहीं जा सकते आप ठीक। इन दो वेक्टर्स के लिए, इन दो वेक्टर्स के लिए जो कौन कौन से हैं? 5 and 7। बिल्कुल सही। क्लियर एवरीथिंग बच्चों? सर अगर 180 से बड़ा एंगल हो हमारे पास तो फिर जैसे अभी आपने अंदर वाला एंगल ले लिया, इसी तरह होगा ना फिर? 180 से जब एंगल लेते हैं ना हम उल्टा, तो एंगल 180 से जब लिया जाता है ना भाई मेरे, तो वो एड मैथ्स वाले बच्चे जरा बताएं 180 से बड़े वाले एंगल का क्या होता है फिर? एड मैथ्स वाले बच्चे नेगेटिव हो जाता है। हाँ, वो नेगेटिव में Yes, sir, चला negative जाता है, recorded. वो नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है, वो नेगेटिव में जाता है फिर एंगल, उसको छोड़ दो तुम। ठीक है, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ रोकते हैं अब इसको। और ये होमवर्क करके मुझे व्हाट्सएप पे आप लोग जो है ना नेक्स्ट क्लास से पहले पहले भेज दीजिएगा। मतलब फ्राइडे को मेरा ख्याल है शायद आप लोगों की क्लास नहीं है ना? सर अब मंडे से है। हाँ, तो आप लोगों को मंडे तक का टाइम दिया मैंने। ठीक है, ठीक सही है है। सर। चलो ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। सर प्रैक्टिकल की क्लास का होगी या नहीं होगी? बेटा होगी, फेस टू फेस जब स्टार्ट होगा ना तब होगी। ठीक है, प्रैक्टिकल यहाँ क्या कराऊँ मैं तुम लोगों को ये बताओ। वो प्रैक्टिकल लिखा तो था। प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल तो सर प्रैक्टिकल आप ही कराते हैं या कोई और कराते हैं?